बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से किसका हाइब्रिडेशन D2sp3 होने वाला है। किसका हाइब्रिडेशन D2sp3 होने वाला है। तो ध्यान देना, नॉर्मली D2sp3 हाइब्रिडेशन होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और वो भी तब होता है जब आपका लिगेंड का नंबर 6 होगा। तो आप देखोगे इसमें थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, और उसमें जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें 6 लिगेंड है। तो आपका जो आंसर होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 बोल सकते हो। अगर 4 को हम थोड़ा और फर्दर हम एनालाइज करें तो फोर्थ में जो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है, और कोबाल्ट के +3 में इसका जो कॉन्फिगरेशन होगा ये होगा आर्गन 3d6, और अमोनिया जो लिगेंड होता है कोबाल्ट +3 के इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पे पेयरिंग कर देगा और आपका जो हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2sp3। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन से पूछा गया है कि कौन सा स्ट्रक्चर प्रोटीन का जो इंटैक्ट रहता है बॉइलिंग के बाद। ठीक है, तो ध्यान देना, जब भी हम हीटिंग करते हैं, बॉइलिंग करते हैं, आपके पीएच को चेंज करते हैं, तो हम प्रोटीन को डीनेचर करते हैं, और इस प्रोसेस में आपका प्रोटीन का सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटैक्ट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ। बच लो, ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस ऑप्शन में सारे का D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ध्यान देंगे, आपका जो ऑप्शन 3 है, 3 में से जिंक और कैडमियम दोनों का देखोगे तो नोबल गैस के बाद क्या होगा, इनका जो फिलअप होगा तो D10 होगा, और आउटर मोस्ट में S2 होगा, यानी क्रोमियम जिंक का होता है 310 4s2, और कैडमियम का होगा, नोबल गैस इसमें यूज करते हैं क्रिप्टन, ये हो जाएगा 4d10 एंड हो जाएगा 5s2। जो 29 कॉपर है और सिल्वर होता है, इसमें क्या होता है, ड्यू टू फुलफिल स्टेबिलिटी यहाँ पे जो होता है एक्सेप्शन होता है, और इसका कॉन्फिगरेशन होता है आर्गन 3d10 4s1 होता है, यानी सिल्वर का होता है आपका क्रिप्टन 4d10 5s1 होगा। तो ड्यू टू फुलफिल स्टेबिलिटी क्या होता है कि S का जो इलेक्ट्रॉन है वो D के अंदर आ जाता है, और D जो 9 होना चाहिए था D10 में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है उसमें हर एलिमेंट का D10 कॉन्फिगरेशन है। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, इसमें क्या है, आपके सामने एक अल्किन है, अल्किन को ट्रीट कर रहे हैं, पहले BH3H2O2OH- है, तो यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा, यानी इसमें हम लोग एंटी मार्कोनिक तरीके से आप ऐड करेंगे वाटर को, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा उसके बाद आपका बन जाएगा इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। उसको ट्रीट करो HBr से, तो HBr में क्या होगा, जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम फॉलो करें तो आप क्या करना, OH हटा के क्या करना, Br लगा देना। उसके बाद इसमें हम Mg ऐड कर रहे हैं, तो Mg से क्या होगा, गिरनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा। तो जहाँ पे हाइलाइट वहाँ पे गिरनार्ड फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा MgBr बन जाएगा, और Mg एडिशन से इस C सेंटर पे पोलरिटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसको आप अटैक करोगे फॉर्मल्डिहाइड पे, और उसके बाद एसिडिफिकेशन करोगे, तो फॉर्मल्डिहाइड के C सेंटर पे ये नेगेटिव अटैक करेगा, और एसिडिफिकेशन के बाद आपके पास अल्कोहल बनेगा, तो आपका अल्कोहल ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे आपका कौन सा ऑप्शन हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन 3 हमारे सॉल्यूशन से मैच करेगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान ना, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन बीइंग द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप सेक्शन एग्जिबिट ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपका कुछ कंपाउंड होता है जैसे पेरोक्साइड है H2O2, इसमें ऑक्सीजन का स्टेट -1 होता है। इसके अलावा OF2 में O का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, O2F2 में O का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसे ऐसे कंपाउंड्स है जहाँ पे जो O का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो -2 के अलावा और भी कुछ पॉसिबल हो सकते हैं, यानी आपका स्टेटमेंट 1 क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। हम बात करते हैं स्टेटमेंट 2 का। तो यहाँ बोला गया है कि डाउन द ग्रुप में आपका जो +4 का स्टेबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है, +6 का बढ़ता है। ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि जैसे आप नीचे मूव करते हो तो आपको पता है कि डाउन द ग्रुप में F का फिलअप होना स्टार्ट होता है। अब F का फिलअप होगा और D का फिलअप होगा, तो F और D का फिलअप होने से क्या होता है, आउटर मोस्ट जो क्लाउड होता है, ठीक है, उसमें अट्रैक्शन क्या होता है, बढ़ता है। इसको आप समटाइम बोलते हो इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो आउटर मोस्ट पर क्लाउड पे अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसका लूज करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं उनका स्टेबिलिटी क्या होता है, घटता है। तो P ब्लॉक में ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट आपके हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, तो
एफ और डी में जो भी इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं उनका सील्डिंग पुअर होता है। इसके कारण क्या होता है, आउटरमोस्ट सेल पे अट्रैक्शन बढ़ेगा किसका, न्यूक्लियस का, तो उनका रिमूवल होता है डिफिकल्ट। इसको बोला गया था इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ध्यान देंगे आपका स्टेटमेंट 2 भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, यानी आपका जो करेक्ट आंसर हो सकता है। तो बहुत स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट कहाँ आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन 2 जो है इसमें बहुत स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट हमको दिख रहा है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में आपके सामने इस कंपाउंड का बॉन्ड लाइन फिगर ड्रॉ करने बोला गया। तो बॉन्ड लाइन ध्यान देना, आपको कार्बन और हाइड्रोजन को दिखाना नहीं होता है। जो भी कार्बन है उसको आपको डॉट से दिखाना है, जो भी हाइड्रोकार्बन का पार्ट होता है, और जो भी एच लिंक है उस सी से उसको नहीं दिखाना है, ठीक है। यानी हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट में जो सी और एच को दिखाना नहीं होता है। हाँ, अगर आपका कोई फंक्शन ग्रुप होगा तो वहाँ पे आप उसको दिखा सकते हो, वहाँ पे आप कार्बन और एच को दिखाना है। तो ध्यान देंगे, अगर आप देखोगे तो ऑप्शन 3 में क्या किया है कि इस सी और एच को दिखा दिया है, तो इसको आपको नहीं दिखाना था, नहीं शो करना था, इसको आप हटा सकते हो। बाकी आपका जो ऑप्शन ए और यानी 1 2 तो होगा नहीं, यानी थर्ड ऑप्शन में एच और सी को शो कर दिया है। जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें क्या देखोगे, आपका कार्बन और हाइड्रोजन शो नहीं किया है, जो कि हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट से है। फंक्शनल ग्रुप में जो सी और एच होगा उसको आपको दिखा सकते हो, उसमें उसको दिखाना है आपको, उसको आपको दिखाना है। तो आपका जो ऑप्शन 4 होगा ये होगा इस कंपाउंड का करेक्ट बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा हाइलाइट है जो SN1 रिएक्शन फॉलो नहीं करेगा। ध्यान देना, SN1 तब नहीं होगा जब आपका कटायन जो होगा वो अनस्टेबल होगा। जब भी कटायन अनस्टेबल होता है उसके इसमें SN1 फॉलो नहीं करता। ध्यान देंगे, आपका जो पहला जो ए है उसमें कटायन में रेजोनेंस होगा तो बन सकता है, सी में भी रेजोनेंस होगा तो ये भी बन सकता है। डी में क्या है, डी में कटायन बनने पे अल्फा 6 होता तो इसका बनने का चांस है, तो इसमें भी SN1 का पॉसिबिलिटी होता है। ऑप्शन जो बी है, बी में क्या है कि अगर आप यहाँ सील हटाओ तो प्लस बनेगा, जो बनेगा विनाइलिक कार्बन पे, यानी डबल बॉन्ड के ऊपर कार्बन बन रहा है, चार्ज पॉजिटिव, डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि होता है हाईली अनस्टेबल, यानी इसका फॉर्मेशन मुश्किल है। तो यानी इस केस में क्या है कि आपका कटायन बनेगा नहीं। इसके अलावा एक और फैक्टर है कि इस फिगर में आपका जो क्लोरीन है उसमें क्या हो रहा है, उसमें उसके लोन पर रेजोनेंस होगा, तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड में पीडीसी का फुल फॉर्म होता है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बिल्ड हो रहा है, तो इसका बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, प्लस जो कटायन बनेगा, कटायन क्या है, हाईली अनस्टेबल। तो दोनों रीजन के कारण क्या होगा, आपका जो बी ऑप्शन है वो SN1 शो नहीं करेगा, यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 2। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, इसे बोला कि इसमें क्या है कि इसमें कौन सा इनकरेक्ट है। तो बेसिकली आपके पास प्रोसेस दिया हुआ है, उसको उसके कैटलिस्ट से मैच किया गया है। तो पॉलीथीन का प्रिपरेशन में हम लोग जिगलर नाटा कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, जो कि होता है TaCl4NaC2H5 जो ऐसा सिमिलर यहाँ दिया हुआ है, तो ये हो सकता है। हाइबर प्रोसेस में हम लोग RNAG कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो ये भी सही है। फोटोग्राफी में हम लोग सिल्वर यानी AgBr का यूज करते हैं, ये भी सही है। तो बैकर प्रोसेस में हम लोग यूज करते हैं PdCl2 एंड CuCl2। नीचे उस प्रोसेस का एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है, यानी ऑप्शन जो थर्ड दिया वो थर्ड क्या है, इनकरेक्ट है, और यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो थर्ड हमारा आंसर होगा। तो मूव करते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे चलो आपसे पूछा गया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली में जो सेकेंड होमोलोगस जो आपका मेंबर होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो कार्बोक्सिलिक फैमिली का सेकेंड मेंबर होता है CH3COH। अब इसका जो फॉर्मूला होगा ये होगा C2H4O2, यानी आपका ऑप्शन 2 होगा करेक्ट। तो बच्चों मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें क्या है कि आपके पास एंड पॉइंट पे 2 हाइलाइट्स है इस फिगर में, और एक्सेस अमोनिया। तो अमोनिया क्या करेगा, इस हाइलाइट्स के सीएल को बाहर निकालेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे एंड पॉइंट पे सीएल हटेगा और NH2 का अटैक होगा, तो यहाँ पे एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है NH3+, और यहाँ भी NH3+ बन जाएगा। और इसके बाद हम जब बेस डालेंगे तो बेस क्या करेगा, इन पॉजिटिव, यहाँ जो भी N पे पॉजिटिव बना हुआ है वहाँ से H को निकाल देगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो आफ्टर बेस का एडिशन के बाद ये सिस्टम कुछ ऐसा आपको दिखेगा, CH2 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 NH2 एंड NH2। तो आपका जो कंपाउंड B बन रहा है, तो B जो है B आपके फोर्थ ऑप्शन से मैच करेगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्चुअली से बोला गया है कि आपका इथेन के कॉन्फॉर्मेशन पे कुछ स्टेटमेंट है और बोला कि कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। तो ध्यान देना, आपके पास पता है कि कॉन्फॉर्मेशन क्यों होता है, ड्यू टू
कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है उसमें रोटेशन होता है, उसके कारण आपका कॉन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ रोटेशन के कारण क्या है, आपका जो नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मर्स हो सकता है इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है। प्लस एक कॉन्फॉर्मर्स दूसरे में क्या होता है, इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही होगा। और इसका जो स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन होता है आपका किसका, इथेन का, उसमें जो होता है उसमें जो डायहेड्रल एंगल होता है 60, तो ये भी सही है, ये भी सही है। आपका जो बी बोला हुआ है कि इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन, ये रॉन्ग है, क्योंकि सबसे स्टेबल जो कॉन्फॉर्मेशन होता है स्टैगर्ड। तो ये इक्लिप्स वाला क्या होता है, सबसे अनस्टेबल होता है, तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन इसलिए हुआ क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि आपका रॉन्ग स्टेटमेंट कौन है पता करो। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, आपके सामने इस क्वेश्चन बोला गया है द टेक्निक यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ स्टीम वोलेटाइल वाटर इमिसिव सब्सटेंसेस। तो ध्यान है, ये बहुत आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो ये आपके एनसीईआरटी मेंशन किया हुआ कि इस तरह के सब्सटेंसेस के लिए हम लोग फॉलो करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपके क्लास 11 के एनसीईआरटी पार्ट 2 में जो पहला चैप्टर है उसमें प्यूरिफिकेशन जो आपका टॉपिक है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो आप उसको अगर पढ़े हो तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे बन जाएगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का डिस्कशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ध्यान देंगे, आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा क्वांटिटी है जो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। तो ध्यान देंगे, जब भी आपके क्वांटिटी में वॉल्यूम का टर्म रहेगा तो वॉल्यूम जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो ध्यान देना, इन सारे टर्म में आपका जो मोलरिटी है, मोलरिटी के अंदर मोल व वॉल्यूम होता है, तो यहाँ वॉल्यूम का टर्म इन्वॉल्व है, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। यानी आपका जो ऑप्शन 1 है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी सब किसी में भी आपका वॉल्यूम का टर्म इन्वॉल्व नहीं है, यानी सारे जो है ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फंक्शन एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ध्यान देना, जो अपने लोएस्ट स्टेट में होगा, जो अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, उसका फर्दर रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तक बिहेव नहीं करेगा। तो ध्यान देना, आपका जो ऑप्शन 1 है N-3 वो अपने लोएस्ट स्टेट -3 में है, तो इसका फर्दर रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो बच्चों मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, आपके सामने एक ईथर दिया हुआ है और उसमें HI डाला हुआ है, तो बेसिकली टॉपिक लिया हुआ है ईथर क्लीवेज से। तो ध्यान देना, इस कंपाउंड में राइट साइड में 3 डिग्री पॉसिबिलिटी है और लेफ्ट में 2 डिग्री है। तो ध्यान देना, जब भी 3 डिग्री और 2 डिग्री पॉसिबिलिटी होता है तो हम लोग मैकेनिज्म फॉलो करते हैं SN1। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आपका स्टेबल कैटायन कहाँ बनने वाला है। तो स्टेबल कैटायन कहाँ बनेगा, तो आपका 3 डिग्री कार्बन पे आपका स्टेबल कैटायन बनने वाला है। इस पोजीशन में कैटायन स्टेबल होते हैं, यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे, बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या होगा, O पे चार्ज नेगेटिव आएगा, C पे चार्ज पॉजिटिव आएगा। तो HI का जो H होगा जोड़ेंगे O के साथ और I जोड़ेंगे C के साथ, यानी आपका जो कंपाउंड क्रिएट होगा इस तरीके से कंपाउंड क्रिएट होगा। यहाँ पे OH बनेगा और आपका 3 डिग्री पोजीशन पे आप I जोड़ दोगे, तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर 2 होगा बच्चों लोग। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन बोला गया है कि फिनोलिक ग्रुप को पहचानने के लिए कौन सा टेस्ट आप यूज कर सकते हो। तो है ना, लुकास टेस्ट में हम लोग अल्कोहल का टाइप पहचानते हैं कि अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्सरी है, तो इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। कार्बोलामाइन टेस्ट जो दिया गया था प्राइमरी मीन के टेस्टिंग के लिए, तो इसको भी हम यूज नहीं कर सकते हैं। टॉलेंट टेस्ट दिया गया था आपका एल्डिहाइड को पहचानने के लिए, तो इसको भी यूज नहीं कर सकते हो। तो बचा क्या, तो बचा है आपका थैलिन टेस्ट, थैलिन डाइट टेस्ट। तो इस टेस्ट का यूज करके हम लोग फिनॉल को पहचान सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा 4। तो बेसिकली क्वेश्चन आप ऑप्शनल एलिमिनेशन मेथड से बेटर तरीके से बना सकते हो, क्योंकि ये जो टेस्ट है आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया हुआ, बट बाकी तीनों टेस्ट मेंशन किया हुआ है। तो बाकी तीनों टेस्ट अगर आपको पता होगा तो आप ऑप्शनल एलिमिनेशन मेथड से ऑप्शन 4 को आप इजीली टिक कर सकते हो। तो बच्चों ये था कि इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके सामने कुछ रेजोनेटिंग फिगर बनाए हुए हैं, उनके स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग कंपेयर करना था। ध्यान ना, जो पहला फिगर है नॉन पोलर फिगर है, तो सबसे मोस्ट स्टेबल होता है आपका नॉन पोलर फिगर, तो 1 का स्टेबिलिटी हाईएस्ट होगा। तो ये बस ऑप्शन 2 में दिया हुआ, तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट होगा। अगर आपको चेक करना है 2 और 3 को, तो है ना, 2 पे चार्ज नेगेटिव O पे बना हुआ है और 3 पे चार्ज नेगेटिव कहाँ बना हुआ है, चार्ज C पे बना हुआ है, और O पे चार्ज पॉजिटिव बनाया हुआ है। तो O पे चार्ज पॉजिटिव क्या होता है, हाईली अनस्टेबल, इसलिए क्या होगा, थर्ड फिगर 2 से क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का डिस्कशन एंड सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, आपके सामने यहाँ पे मैथ द कॉलम है, जहाँ लेफ्ट साइड में कुछ रिएक्शन दिए हुए हैं और राइट में क्या है, उसका रिएजेंट दिया होता है ना।
पहला जो रिएक्शन है बेसिकली इसमें क्या है, फिनॉल को भेज हम लोग सैलिसाइक्लिक एसिड में, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कोल्बे रिएक्शन का रिएजेंट जो कि होता है NOHCO2HCl, यानी होगा ए के साथ मैच करेगा 4। ठीक है। बी जो बी में आप क्या कर रहे हो, फिनॉल को भेज रहे हो सैलिसिल्डिहाइड में जो कि यानी रीमर रिएक्शन का रिएजेंट यूज करोगे, यानी आप भेजोगे NHNCSCl3 क्लोरोफॉर्म, यानी आपका बी मैच करेगा 3 से, तो A4 होगा B3 होगा, यानी इसका मतलब क्या है ऑप्शन 2 आपका करेक्ट होने वाला है। बाकी मैच को अगर आप देखना चाहते हो तो हाँ, फिनॉल को भेजा गया बेंजोक्विनोन में जो कि होता है ऑक्सीडेशन के थ्रू, यानी इसमें रिएजेंट होता है सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है। नेक्स्ट जो डी है, डी में आप क्या कर रहे हो, फिनॉल को बना रहे हो एनिसोल में। इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा कि पहले आप इसको बेस से ट्रीट करो, फिर इसमें CH3Cl का एडिशन करो, यानी यहाँ पे होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, तो ये जो होगा ये मैच करेगा आपके ऑप्शन 2 के साथ। ठीक है। तो हमारा आंसर 2 हम लोग पहले ही बता चुके थे आपको। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया हुआ था। पहला बोला हुआ है कि इन द लैंथेनाइट द फॉर्मेशन ऑफ C+4 इज फेवर्ड बाय द नोबल गैस फॉर्मेशन। तो स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है कि जब C+4 बनता है तो आपका सिस्टम नोबल गैस कॉन्फॉर्मेशन को अचीव कर लेता है। ठीक है। अब ध्यान देंगे, जितना भी लैंथेनाइट है उसमें एक आप खास बात याद रखना कि सारे लैंथेनाइट्स एलिमेंट्स का जो +3 स्टेट है स्टेबल होता है, तो अगर +4 स्टेट फॉर्म भी कर जाए तो भी +3 में आना चाहेगा। तो ध्यान देना, सीरियम +4 बनता है बट सीरियम +4 का नेट टेंडेंसी होगा +3 स्टेट को अचीव करने का। तो इसको आप इसकी ई नोट वैल्यू से भी देख सकते हो कि C+4 से +3 आने का जो ई नोट वैल्यू होता है 1.74 होता है, नहीं काफ़ी हाई होता है। इसका मतलब क्या होगा, आपका C+4 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, ए भी सही स्टेटमेंट है जो कि +3 स्टेट को आना चाहता है। इसका मतलब आपका दोनों स्टेटमेंट क्या है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी आपका जो ऑप्शन 4 होगा करेक्ट। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों यहाँ पे आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है अबाउट रस्टिंग, और वो बोला कि इसमें कौन सा करेक्ट नहीं होगा। ध्यान देना, आप यहाँ देखोगे तो ऑप्शन जो 4 है, फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला गया है कि अगर हम आयरन के ऊपर टिन का कोटिंग कर देंगे, आयरन के ऊपर टिन का कोटिंग कर देंगे, तो टिन का कोटिंग अगर कर दिया जाए और बोला जाए कि अगर एक कोटिंग ब्रेक करता है तब भी टिन जो है आयरन क्रस्टिंग को प्रिवेंट करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वही मेटल ऐसा कर सकता था जो आयरन से ज़्यादा रेटिव मेटल होता है, जैसे जिंक। तो अगर हम आप देखोगे तो राइट साइड में आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज मैंने डाल दिया है, तो यहाँ पे आयरन के ऊपर जिंक होता है, तो जिंक का कोटिंग जो होता है जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, तो ऐसा ही काम करता है कि यानी अगर कोटिंग टूटे अगर हटेगा भी तब भी जिंक क्या करता है, आयरन के ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। क्यों? क्योंकि उसमें आयरन और जिंक के कंपेयर में जिंक का ऑक्सीडेशन ईजी होता है, तो इंस्टेड ऑफ आयरन जिंक का ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट होता है। लेकिन ध्यान देना, रिलेटिविटी चार्ट में आपके पास जो टिन है आयरन से नीचे है, तो अगर आपका कोटिंग ब्रेक करता है तो आयरन और टिन में टिन का रिएक्टिविटी कम होता है, तो टिन का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होगा, तो इंस्टेड ऑफ टिन आपका आयरन का ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ये हो जाएगा इनकरेक्ट, जो कि हमारा आंसर होगा। बाकी अब ऑप्शन अगर 1 2 3 देखोगे तो आप ध्यान देना, रस्टिंग प्रोसेस में जो एसिडिक मीडियम H+ है वो आप उसको सपोर्ट करता है, तो ये जो ऑक्साइड्स हैं वाटर में डिजोल्व करके H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे और प्रोसेस को कटलाइज करेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन में बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर्म होता है, ये भी सही है। और जब pH 9 या 10 से ऊपर कर दो तो रस्टिंग क्या होता है, टेक प्लेस नहीं करता है। तो आपका जो ऑप्शन 1 2 3 है करेक्ट है। इनकरेक्ट क्या है, तो अनकरेक्ट ऑप्शन जो 4 होगा आप इजीली देख सकते हो। तो सिंपली इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो बस, अगर आपको रिलेटिविटी चार्ट अगर याद होता तो क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे बनता। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन में आपसे फर्स्ट ऑर्डर का 99.9% और टी हाफ के बीच में रिलेशन मांगा है। तो ध्यान देना, जो टी हाफ होता है तो के टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 log 2 होता है। ठीक है। और अगर हम T99.9% की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, के T99.9% में हम पुट करेंगे 2.33 और लॉग जो पुट करे ऊपर होगा R0 और नीचे होगा 0.001 R0, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 2.303 log 1000 हो जाएगा। ठीक है। तो इसको दोनों का आप रेशियो ले लो, तो रेशियो ले लो तो क्या हो जाएगा आपका टी हाफ, ये इसको उल्टा कर लो तो क्या होगा, T99.9% डिवाइडेड बाई टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा आपका log 1000 बाई log 2। ठीक है। अभी log 1000 होता है आपका 3 और log 2 हो जाएगा 0.3 नियर अबाउट, तो ये रेशियो हो जाएगा नियर अबाउट क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर होगा
कि T99.9% जो होता है वो 10 टी हाफ के आसपास होता है। तो यहाँ पे आप 10 बोल दोगे आप। तो बस चलो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसको एक और तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपके सामने एक शॉर्टकट दे रहा हूँ। तो जब भी आपके पास लिखा रहेगा T.9 यानी T90%, तो इसका टी हाफ से रिलेशन होता है 10/3 टी हाफ। अगर T99% होता है यानी इसको लिख सकते हो T.99, ये होता है 20/3 होता है टी हाफ का। T99.9% जो होता है यानी T.999 जो होता है ये होता है 30/3 टी हाफ होता है, यानी 10 टी हाफ हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली टी अगर 99.99% का हम बात करते हैं यानी T.9999 का बात करते हैं तो हो जाएगा 40/3। तो ध्यान देना आप इसमें कॉमन रिलेशन बहुत सिंपल सोच सकते हो कि पॉइंट के बाद जितना 9 होगा उतना ही यहाँ पे 10 आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो ऊपर में, और उसके डिवीजन में 3 हमेशा समय कॉमन है। तो आपके सामने एक शॉर्टकट मैं दे दिया हूँ। इससे क्या होगा, कभी कभी आपका चीज़ें बहुत आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो रिकमेंड करता हूँ कि शॉर्टकट आप याद कर लो। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, आपके सामने एनिलीन का 9.3 ग्राम लिया हुआ है। तो ये हो गया एनिलीन का स्ट्रक्चर। इसको हम एस्टाइलेशन कर रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से। इसका फिगर आप ऐसा बोल सकते हो। तो इस एसिटाइलेशन के बाद आपका जो सिस्टम बनेगा वो कुछ ऐसा बनने वाला है। ठीक है। यहाँ का H निकाल दो और ऊपर जोड़ दोगे आप COCH3 को ऐड कर दोगे। ठीक। अब ध्यान देना, अब बोला गया है कि जब यह आप एज्यूम करो कि रिएक्शन आपका 100% कम्प्लीट हो रहा है, रिएक्शन आपका 100% कम्प्लीट हो रहा है, यानी जो भी यहाँ पे अमाउंट है यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। तो ध्यान देना एलेनिन का जो मोलर मास होता है 93 होता है और एनिलीन का वेट कितना लिया हो 9.3 ग्राम, यानी इसका मोल कितना हो जाएगा, मोल हो जाएगा 1/10 यानी 1/10। तो अगर ये 1/10 मोल होगा तो ये भी कितना बनेगा, 1/10 मोल बनेगा। ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका वेट पता करना है। तो इसका मोलर मास हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान देंगे इसका मोलर मास जो होता है, इसका मोलर मास होता है 135 और आपका इसका वेट कैसे पता करेंगे, तो मोल है 1/10 इंटू 135 यानी हो जाएगा 13.5 ग्राम। यानी ये जो कंपाउंड है एसिटानिलाइड, इसका अमाउंट बनने वाला है 13.5 ग्राम। तो ध्यान देना आपको जो आंसर एक्सप्रेस करना है उसमें 10⁻⁻1 को बाहर लिया गया है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 135 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम, यानी आपका जो आंसर होगा ये आंसर हो जाएगा 135। ठीक है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का अप्रोच एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपके पास 3 मोलर NOH है और जो है आप इसमें 84 ग्राम ऑफ NOH यूज किए हो इस सॉल्यूशन बनाने में। तो आपको बोला गया सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा। तो ध्यान ना सॉल्यूशन का वॉल्यूम को हम भी मान लेते हैं। तो आपका जो मोल्स होगा वो होगा मोलरिटी इंटू वॉल्यूम मोल्स हो जाएगा, और ये मोल इक्वल टू होगा 84/40 यानी इसके वेट से जो मोल निकाले हो। तो मोलरिटी 3 दिया हुआ तो वॉल्यूम मुझे पता नहीं है, 84/40 करना है आपको। ठीक है। तो V जो होगा V हो जाएगा 84/3 यहाँ होगा, यहाँ 40 हो चुका है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से कितना आएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों लोग, ये आ जाएगा आपका 0.7 के आसपास आ जाएगा। ठीक है। 0.7 लीटर यानी 0.7 डेसीमीटर की भी आप बोल सकते हो। अब इसको एक्सप्रेस करना है 10⁻⁻1 के टर्म में। तो इसको एक्सप्रेस करो तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 10⁻⁻1 डेसीमीटर भी आप बोल सकते हो। तो आपका जो आंसर होगा 7 हो जाएगा आंसर आपका। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसमें से कितने कंपाउंड्स में कार्बन जो है कायरल है, यानी इसमें कायरल सेंटर मौजूद है। तो ध्यान ना आपका जो कंपाउंड्स आपको दिख रहा है, तो आपका इस कंपाउंड में यहाँ पे कायरल सेंटर है, इस कंपाउंड में कायरल सेंटर नहीं होगा, यहाँ पे सेंटर कायरल की तरह बिहेव करेगा, इस कंपाउंड में कायरल सेंटर नहीं है, इस कंपाउंड में कायरल सेंटर यहाँ पे होगा, इस कंपाउंड में कायरल सेंटर यहाँ होगा। ठीक है।
और उसके बाद वाले में ये दोनों कार्बन कायरल होगा। तो देखोगे तो एक ये हो गया, ये सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ। यानी इन सारे में से 5 कंपाउंड होंगे जो जिसमें कायरल कार्बन होंगे। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर होगा 5। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों पूछा गया इसमें से कौन कौन सा नॉन पोलर है। तो ध्यान देना, अगर आप VCPR थ्योरी का यूज करोगे तो VCPR थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका H2 नॉन पोलर होगा, CO2 नॉन पोलर होगा, क्योंकि इनमें नेट डायपोल क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। CH4 नॉन पोलर होगा, सारा आइटम सेम है तो नेट डायपोल क्या होगा? कैंसिलेशन होगा। और BF3 क्या होगा? नॉन पोलर होगा। तो सिंपल है, आपके VCPR थ्योरी का एप्लीकेशन था और आपको नेट डायपोल बस चेक करना था। तो ये चारों आपके नॉन पोलर होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में आपके सामने क्या दिया है? रिएक्शन दिया हुआ है, उसका टेम्परेचर दिया है, डेल्टा H0 दिया हुआ है, डेल्टा S दिया हुआ है। आपसे बोला गया है आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का लॉग पता करना है, नहीं आपको लॉग K का वैल्यू पता करना है। ध्यान देंगे, पहले स्टेप में आप क्या करोगे? आपको डेल्टा G0 पता करोगे। तो चूंकि आपका डेल्टा H0 दिया हुआ है किलो जूल में और डेल्टा दिया हुआ जूल में, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक करना। तो डेल्टा H0 माइनस टी डेल्टा S0 का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या करो, आप डेल्टा H0 का वैल्यू को पुट करो, इसको आप चेंज कर दो कि इसमें जूल में। टेम्परेचर दिया 400 और डेल्टा S0 का वैल्यू दिया 122। इसको कैलकुलेशन करके जब आप सॉल्व करो तो वैल्यू आ जाएगा 28400 आ जाएगा। ये हो जाएगा डेल्टा G0। अगला रिलेशन क्या यूज करोगे आप लोग? डेल्टा G0 इक्वल टू क्या होता है? -2.303 RT log K। ठीक है, तो इसको इक्वेट कर दोगे डेल्टा G के वैल्यू से 28400। तो यहाँ पे आप जो है R का वैल्यू क्या पुट करोगे? 8.314 पुट करना, और T का वैल्यू पुट करोगे आप कितना? 400। तो आपका जो log K का वैल्यू आएगा, log K का जो वैल्यू आ रहा है वो समथिंग नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव आ रहा है -3.708। तो आपको जो एक्सप्रेस करना है तो माइनस साइन ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में ही, और 10⁻⁻1 के टर्म में करना है। तो इसको आप एक्सप्रेस करोगे 10⁻⁻1 में तो क्या हो जाएगा? -37.08 इंटू 10⁻⁻1 होगा। तो चूंकि माइनस ऑलरेडी आपको मेंशन किया हो क्वेश्चन में, तो बस आपको चाहिए, आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड जो होगा नियरेस्ट इंटीजर में हो जाएगा 37। तो नियरेस्ट इंटीजर में आपका आंसर होगा 37। तो यहाँ पर आप 37 पुट कर सकते हो। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, और इस इलेक्ट्रोड में क्या बोला हुआ है कि आपका pH 3 मेंटेन किया हुआ है। तो आपसे बोला गया है पोटेंशियल इलेक्ट्रोड क्या होगा, यानी इलेक्ट्रोड का आपको रिडक्शन पोटेंशियल पूछा गया आपसे, और माइनस साइन यहाँ बाहर ऑलरेडी बना के दिया हुआ है। तो ध्यान ना, पहले आप इसका इक्वेशन लिखो। तो इक्वेशन ऐसा कुछ होगा, और जो है आप इसका नॉर्थ इक्वेशन जो लिख सकते हो तो क्या होगा? ई सेल इक्वल टू क्या होगा? E0 माइनस 0.059/n log Q। ठीक, तो आपका E0 सेल क्या होता है? इसका 0 होता है। तो ई सेल इक्वल टू क्या होगा? -0.059। यहाँ पे n कितना होगा? n हो जाएगा 2, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 2 यूज हो रहा है। और log Q में आप पुट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा H2 का प्रेशर जो कि 1 आप मान सकते हो, और H प्लस क्या होगा? H प्लस का स्क्वायर जो कि आपको पता नहीं है अभी। ठीक है, आपको pH दिया हुआ है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमको नहीं दिया था, तो हम pH का यूज़ करके उसको निकालेंगे बाद में। अगर कभी भी इस तरह से प्रेशर नहीं दिया होगा तो प्रेशर को आप 180 मान सकते हो सेफली। तो प्रेशर को 1 मानेंगे तो आपका जो इक्वेशन होगा -0.059/2 log H1/H प्लस का क्या होगा? स्क्वायर। इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करोगे तो आपका सिस्टम जो होगा E इक्वल टू क्या होगा? -0.059/2, और लॉग हो जाएगा H प्लस ऊपर ले लो और पावर नेगेटिव होगा। नेगेटिव पावर को 2 को बाहर ले लो तो क्या होगा? अल्टीमेटली ये 0.59 log H प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि pH को हमको यूज करना है तो हम क्या करेंगे? E इक्वल टू नेगेटिव बाहर ले लेंगे। अगर माइनस बाहर ले लेंगे तो ये -0.059, और एक और माइनस यहाँ लेंगे, माइनस लॉग ऑफ H प्लस बोल सकते हो इसको आप।
इसका वैल्यू जो है इसको बोलते हैं पीएच बोलते हैं, तो ये हो जाएगा -0.059 इंटू पीएच हो जाएगा। अब पीएच का वैल्यू कितना लिया था बच्चे लोग, पीएच का वैल्यू लिया होता 3, तो अगर पीएच को हम 3 पुट करेंगे तो -0.059 इंटू 3 कर लो, तो 3 करने से इसका वैल्यू आ जाएगा -0.177 के आसपास आ जाएगा। ठीक, तो इतना वोल्ट आपका ई होगा। अब ध्यान देंगे इसको स्पेस करना 10⁻² के टर्म में, तो ये हो जाएगा -17.7 इंटू 10⁻² वोल्ट। तो इसको आप अगर नियरेस्ट इंटीजर में अगर लेते हो तो नियरेस्ट इंटीजर का कितना हो जाएगा, क्योंकि माइनस ने ऑलरेडी बाहर लिया हुआ तो मेरे को फोकस करना मैग्नीट्यूड पे है, तो इसको आप लिख सकते हो इतना, यानी आपका नियरेस्ट इंटीजर जो होगा ये हो जाएगा 18, तो इसका आंसर हो जाएगा 18। माइनस एन ऑलरेडी बाहर यहाँ लिखा हुआ है तो उसको लेने का आपको जरूरत नहीं था। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे आपके सामने कुछ आयंस दिया हुआ है और बोला है इसमें कौन कौन सा आयन का नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन होगा। तो ध्यान ना, जो आपका SR+2 होता है ऑलरेडी नोबेल गैस बिलोंग करेगा, जो CGM+ होता है ऑलरेडी वो भी नोबेल गैस है। इसका ध्यान देना, जो नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन होता है उसका आउटर मोस्ट सेल जो होता है उसका NH2 NP6 होना चाहिए। तो ध्यान देंगे आपका जो YB+2 का कॉन्फिगरेशन लिखोगे तो YB+2 में देखोगे तो इसका आउटर मोस्ट में NH2 और NP6 से बिलोंग करेगा। इसका मतलब आपका जो YB+2 वो भी नोबेल गैस में काउंट करना पड़ेगा, बाकी ऐसा कहीं भी आपको नहीं दिखेगा, तो बाकी जो आयन से नोबेल गैस को मैच नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3, मतलब स्ट्रोंशियम, CGM एंड YB+2। ठीक है, तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, बोला कि इस कॉम्प्लेक्स का आपको स्पिनमैटिक मोमेंट निकालना है इन बोर्स मैग्नेट्रॉन। ध्यान ना, इसका जो फॉर्मूला होता है होता है √n+2, जहाँ पे n होता है नंबर ऑफ अनपेल्ट्रॉन। अब ध्यान देंगे इस कॉम्प्लेक्स में Pt प्लस जो है वो +2 स्टेट में है, तो इसका कॉन्फिगरेशन में बाहर में जो होगा आपका 6d8 रहेगा, 5d8 होगा इसका। ठीक है, 5d8 होगा। तो आप ध्यान देंगे इस 5d8 में यहाँ पे जो भी लिगेंड है ना, तो Pt वाले केस में, प्लेटिनम वाले केस में सारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है, तो यहाँ पे जो D8 का जो है इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा और आपका जो इसका जो हाइब्रिडेशन होगा ये हो जाएगा DsP2, कि इसमें 4 लिगेंड है, तो 4 लिगेंड में क्या हो जाएगा, DsP2 हो जाएगा, सेफ हो जाएगा स्क्वायर प्लानर और अनपेल्ट्रॉन हो जाएगा 0। तो अगर अनपेल्ट्रॉन 0 हो जाएगा तो फॉर्मूला में पुट करोगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0 बोर्स मैग्नेट्रॉन, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 0। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान ना, इस क्वेश्चन में आपको सर ने बोला हुआ है कि 1 मोल PbS को आप ऑक्सीडाइज कर रहे हो यूजिंग x मोल ऑफ ओजोन टू गेट y मोल ऑफ O2, तो आपको x + y का सम करना था। यहाँ पे इसका बैलेंस इक्वेशन लिखा हुआ है कि PbS + 4O3 गिव्स PbSO4 and 4O2। तो यहाँ पे ओजोन का जो x है वो 4 है और जो O2 का O है y है वो भी 4 है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा 8, तो आपका आंसर होगा 8। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस तरह के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले पेपर के एनालिसिस पे।